प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, आज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित हम लोग अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे, समझेंगे, उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामर के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 2 टॉपिक ऐसा है जो संभवतः छूट रहा था, इसलिए जो है आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। ठीक, आज का जो पहला टॉपिक है ये है 2 रेखाओं का सहतलीय होना। मतलब 2 रेखाएं एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो। वह कौन सा कंडीशन है कि जब दोनों सरल रेखाएं एक ही तल में होंगी। ठीक, तो कंडीशन सदिश रूप में क्या होगा और कार्तीय रूप में क्या होगा। ठीक है, यानी कि सदिश रूप है। मान लीजिए है कि 2 सरल रेखाएं हैं a1 प्लस लेमडा b1, आर बराबर वेक्टर आर बराबर है a1 प्लस लेमडा b1, वेक्टर आर बराबर है a2 प्लस म्यू b2। ठीक, और बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लेमडा b1 का मतलब है ये ऐसी सरल रेखा है जो बिंदु a1, मतलब ऐसी बिंदु जिनकी स्थिति सदिश a1 से होकर जाती है तथा वेक्टर b1 के समांतर है, वेक्टर b1 के समांतर है। और r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 ऐसी सरल रेखा का समीकरण है जो बिंदु a2 से होके जाती है और b2 के समांतर है। हमको ये दिखाना है कि ये दोनों सरल रेखाएं एक ही तल में, एक ही प्लेन में। ठीक, अब यहाँ पे जो है b1 और ये यदि वेक्टर b1 है, ठीक, और दूसरा वेक्टर है b2, तो हम जानते हैं कि b1 क्रॉस वेक्टर b2 क्या होता है। b1 क्रॉस b2 वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है या ऐसा सदिश होता है जो b1 और b2 दोनों पर क्या होता है, लंब होता है, दोनों पे लंब होता है। यदि ये कोई ऐसा सदिश मिल जाए b1 क्रॉस b2 क्या है, एक ऐसा सदिश है जो b1 और b2 पर लंब हो। यदि कोई एक ऐसा सदिश मिल जाए जो b1 क्रॉस b2 के साथ क्या हो, लंब हो या लंब हो, इसका मतलब वो है वेक्टर b1 और वेक्टर b2 के साथ क्या हो जाएगा, समतलीय हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। हो गया, अब देखिए यहाँ पे ये बताया गया है वेक्टर आर, ये 2 सरल रेखाएं हैं। बिंदु ए की स्थित सदिश क्या है, a1 है, से होकर जाता है और b1 के क्या है, समांतर है। रेखा 2, ये जो रेखा 2 है, बिंदु बी जिसकी स्थित सदिश क्या है, a2 है, से होकर जाता है तथा b2 के समांतर है। ठीक, तो हम जानते हैं कि यदि बिंदु ए की स्थित सदिश क्या है, वेक्टर a1 है, बी की सदिश क्या है, वेक्टर a2 है, तो वेक्टर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी की ऐसे सदिश माइनस ए की ऐसे सदिश, हो जाएगा वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हो जाएगा। वही चीज निकाला गया, इसलिए ए बी का मान इतना हो गया। ठीक, अब देखिए ये भी निकल गया। अब कह रहा रेखाएं समतलीय होंगी, मतलब 2 सरल रेखाएं ऐसे थी एक ही समतल में। अब यहाँ चूंकि 3 डायमेंशनल नहीं बन पा रहा है, ये समतलीय कब होगी, हमने पहले बताया है कि b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 क्या है, ऐसा वेक्टर है जो b1 और b2 दोनों पर लंब है। यदि वेक्टर ए बी b1 और b2 के साथ लंब हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी और b1 और b2 क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। समांतर होने का मतलब एक समतलीय होगा।
यहाँ लिखा भी है कि रेखाएं समतलीय होंगी यदि और केवल यदि वेक्टर ए बी B1 और B2 समतलीय हैं। तो यदि अब देखिए दो सरल रेखाएं, ठीक, दो सरल रेखाएं या दो वेक्टर कहा जाए, दो वेक्टर लंब कब होंगे? जब उनका डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणन मतलब ए बी डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 बराबर क्या हो जाए? शून्य हो जाए। वेक्टर ए बी का मान कितना है? वेक्टर ए बी का मान कितना है? वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 है और B1 क्रॉस B, ठीक है ना। इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए? शून्य हो जाए। डॉट प्रोडक्ट शून्य हो जाएगा तो ए बी B1 और B2 क्या हो जाएंगे? समतलीय हो जाएंगे। इस प्रकार के दोनों सरल रेखाएं क्या होंगी? समतलीय होंगी। ठीक, तो करते क्या हैं कि सबसे पहले जो भी दो सरल रेखाएं सदिश रूप में दी होंगी उनकी हम तुलना कर लेंगे, इन्हीं समीकरणों से तुलना कर लेंगे। तुलना करके A1 A2 B1 B2 वेक्टर B2 ये सब का हम क्या करेंगे? मान लिख लेंगे। ठीक, मान निकालने के बाद फिर वेक्टर ए मतलब A2 माइनस A1 निकाल लेंगे और फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लेंगे। जो भी आएगा दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यदि डॉट प्रोडक्ट दोनों का शून्य आ जाएगा तो हम कहेंगे कि दोनों सरल रेखाएं आपस में क्या हैं? समतलीय हैं, एक ही समतल में हैं। तो ये तो हो गया सदिश रूप में। अब आता है कार्तीय रूप में। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है? मान लिया गया कि दो बिंदु ए और बी, जो हमने यहाँ लिया है दो बिंदु ए और दो बिंदु है, ठीक, जिनके निर्देशांक क्रमशः क्या है? x1 y1 z1 है और x2 y2 z2 इन निर्देशांक के रूप में, ठीक, तथा ठीक है ना, जो वेक्टर B1 है क्या था? ये B1 के क्या थी? समांतर थी। तो तथा B1 और B2 के दिक् अनुपात, वेक्टर B1 का दिक् अनुपात क्या है? A1 B1 C1 है तथा वेक्टर B2 का दिक् अनुपात क्या है? A2 B2 C2। तो यह दोनों सरल रेखाएं लंबवत कब होंगी? उसका कंडीशन कार्तीय रूप, सॉरी, वह दोनों सरल रेखाएं एक समतलीय कब होंगी? ठीक, उसका कार्तीय रूप में कंडीशन क्या होगा? ये होगा, आपको याद करना होगा। यहाँ डिटर्मिनेंट सारणिक लिखा हुआ है। यदि सारणिक x2 माइनस x1 y2 माइनस, देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सारणिक हल कर लें और उसका मान क्या हो जाए? शून्य हो जाए तो हम कह देंगे कि दोनों सरल रेखाएं क्या होंगी? एक समतलीय होंगी। जो भी दोनों सरल रेखाएं दी होंगी वहां से हम देख लेंगे कि दोनों सरल रेखाएं किन बिंदुओं से होकर के जा रही हैं। वहां से x1 y1 z1 नोट कर लेंगे, x2 y2 z2 नोट कर लेंगे और उन दोनों सरल रेखाओं का अधिक अनुपात लिख लेंगे और इस सारणी का मान रख करके इस सारणी का मान शून्य होगा तो हम कहेंगे कि ये दोनों सरल रेखाएं एक समतलीय हैं या एक तलीय। ये तो हो गया दो सरल रेखाओं का सहतली होना, को अंग्रेजी में कहते हैं कोप्लेनरिटी ऑफ द टू लाइंस। अब दूसरा है कि एक रेखा और समतल के बीच का कोण का फॉर्मूला, ठीक है। ठीक, रेखा, एक सरल रेखा और एक समतल के बीच का कोण, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड प्लेन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे दो प्लेन दो समतल के बीच का कोण का फार्मूला पढ़ा गया था। यहाँ क्या है? एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। तो एक रेखा और एक समतल के बीच का जो कोण होता है वह रेखा और समतल के अभिलंब के जो कोण दिया होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है रेखा है और समतल के अभिलंब के बीच का कोण ये थीटा है, ठीक, का संपूरक होता है, सॉरी पूरक होता है, ठीक, पूरक होता है। कुल मिला जुला करके कहना है फिगर से वो देखिए कि ये है सदिश रूप में देखा जाए। मान लिया गया कि रेखा का फिगर देख लीजिए पहले, ये रेखा का समीकरण है। यहाँ से ये समतल है, ये यहाँ बना हुआ फिगर ये समतल पर अभिलंब है, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर क्या होता है? डी। ये रेखा का, अरे ये समतल का अभिलंब समीकरण होता है, ठीक। वेक्टर एन क्या होता है? अभिलंब, ठीक है ना, के लंबवत, सॉरी समतल के लंबवत अभिलंब होता है वेक्टर एन। वेक्टर एन क्या होता है? समतल के लंबवत के परपेंडिकुलर अभिलंब होता है, ठीक। तो यहाँ पे ये समतल है
ठीक ठीक। समतल पर एक लंब, देखिए अभिलंब लिखा हुआ है, अभिलंब हो गया, और ये रेखा है। तो यदि रेखा और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, थीटा है, तो समतल और रेखा के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। वही कहा गया है कि यदि रेखा की किसी समतल और एक सरल रेखा के बीच का कोण रेखा और अभिलंब के बीच के कोण का पूरक होता है। ठीक, तो मान लिया गया है कि सरल रेखा का समीकरण ए प्लस लेमडा भी है, सदिश रूप में है ये, तथा समतल का समीकरण ये है मानक रूप में। ठीक, तब रेखा और अभिलंब के बीच का कोण थीटा, देखिए यह पहले की याद करेंगे, रेखा और अभिलंब के बीच का कोण थीटा निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है cos थीटा बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन बटा मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन। यह क्या है, रेखा और अभिलंब के बीच का कोण है थीटा, cos थीटा हो गया। हमको ज्ञात क्या करना है, 90 माइनस थीटा ज्ञात करना है। इस प्रकार यहाँ लिखा भी है, इस प्रकार रेखा और समतल के बीच का कोण क्या होगा, 90 माइनस थीटा। यदि इसको हम क्या मान लें, फाई मान लें, मतलब 90 माइनस थीटा, यह रेखा और समतल के बीच के कोण का हमने फाई मान लें, तो देखिए इस तरह से नोट कर लें, साइन फाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। और हम जानते हैं cos थीटा कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। cos थीटा यह क्या है, सरल रेखा, ठीक है ना, सरल रेखा और अभिलंब के बीच जो कोण है उसका संबंधित फार्मूला है। तो cos थीटा का मान रख देंगे, तो साइन फाई बराबर इतना हो गया यहाँ, इसलिए फाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है ना, वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर एन। यहाँ से हम इस फार्मूले से क्या करेंगे कि समतल और सरलरेखा के बीच को कोण को ज्ञात कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले जो देखिए इसमें क्या क्या चाहिए, वेक्टर बी चाहिए, वेक्टर एन चाहिए, बस। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो दिया हुआ सरलरेखा का समीकरण है इसी में मानक रूप इसी से तुलना करके वेक्टर बी का मान ज्ञात कर लेंगे। दिए हुए समतल, ठीक है ना, दिए हुए समतल को इस रूप में हम लिख लेंगे, तुलना करके क्या करेंगे, वेक्टर एन का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक, और इसी फार्मूले में रखेंगे तो एक सरलरेखा और समतल के बीच का कोण निकल जाएगा। ठीक, अब इस फार्मूले से संबंधित प्रश्नों को हल करिएगा। कुछ एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, उनको बताया जा रहा है। ठीक है ना, ए एनसीईआरटी उसी प्रश्नावली लास्ट में जो है उसी टॉपिक से संबंधित जो विविध प्रश्नावली है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो विविध प्रश्नावली अंतिम चैप्टर है, विविध प्रश्नावली, वो कह रहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी पूछा गया है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जहां बिंदुओं इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा इस प्लेन को पार करती है। कुल मिला जुला के ये करना है। मान लीजिए एक प्लेन है और दो बिंदु मान लीजिए ए दिया हुआ है और कहीं भी ए आए, बी भी हो सकता है। ठीक, ये लिखा हुआ 3 -4 -5 और दूसरा मान लिखा 2 -3 1 जो भी लिखा हुआ है, या इधर भी हो सकता है। कारा इन दोनों से होकर गुजरने वाली रेखा, ठीक है ना, एक रेखा गुजर रही है। कारा उन बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करिए जहां पे कुल मिला जुला के जहां पे ये सरल रेखा इस प्लेन को क्या कर रही है, कट कर रही है, काट रही है। उन्हीं बिंदुओं का निर्देशांक हमको ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदुओं से हो, यदि दो बिंदु है x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का फार्मूला ये होता है, सूत्र ये होता है। दो बिंदुओं x1 y1 z1 x2 y2 z2 से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 बटा z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। ये फार्मूला होता है। तो दो बिंदु है, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 z2 मान लेंगे। अब इन दोनों बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण इसी फार्मूले से लिख करके निकाल लेंगे।
ठीक, तो हमारा आ गया ये, हमने इसको मान लिया तीनों बराबर है, हमारा लेमडा। ठीक, अब देखिए तेरा यक्स किसी ने जो बिंदु दिया हुआ है, ठीक, मान लिया गया उसका निर्देशांक एक्स वाई जेड है, जहाँ पे ये सरलरेखा देखिए ये प्लेन है, ये सरलरेखा काट कर मान रही थी, तो इस सरलरेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना हो, किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना होता है। ठीक, तो करते क्या है, ये सरलरेखा आ गया बराबर लेमडा मान लिया गया। अब पहला और लेमडा इसको लेकर के एक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर दूसरा और लेमडा वाला लेकर के वाई का मान ज्ञात कर लेंगे, और तीसरा और निकल गया, मतलब एक्स वाई और जेड का। यह क्या होता है, जो एक्स वाई जेड का मान निकलता है, यह इस सरल रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक होता है जनरल। तो हम मान लिए कि जो सरल रेखा प्लेन को जिस बिंदु पर कट कर रही है उसका निर्देशांक ए है। जब किसी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर, तो हमने रैंडम मान लिया, अब लेमडा का मान जो आएगा उसी के हिसाब से उस बिंदु का निर्देशांक क्या करेगा, वेरी करेगा। ठीक, तो एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, जेड का मान लिया। हमने मान लिया कि यही जो है यह बिंदु एक्स वाई जेड सरल रेखा जहां प्लेन को कट कर रही है उसका निर्देशांक। ठीक है, एक्स का मान निकल गया, वाई का मान निकल गया, अतः रेखा पर स्थित कोई बिंदु, ये हो गया एक्स वाई और जेड का मान लिख लिया गया है। अब देखिए ऐसे था, ये हो गया एक्स वाई जेड। अब देखिए जो जहां जिस बिंदु पर सरल रेखा समतल को काट रही है, जिस बिंदु पर सरल रेखा समतल को काट रही है वह बिंदु क्या है, सरल रेखा पर भी स्थित है और समतल पर भी स्थित है। इसका मतलब कि जो यह बिंदु है, ठीक, यह क्या करेगा, जो समतल का समीकरण दिया हुआ है उसको संतुष्ट करेगा। ठीक, संतुष्ट करने का मतलब कि यक्स के जगह पे समतल के समीकरण में जहां एक्स दिया हुआ है उसके जगह पे एक्स निर्देशांक वाई की जगह पे रखा जाएगा और जेड की जगह पे रख दिया गया। तो चूंकि यह बिंदु समतल पर स्थित है, इसका मतलब वही बताएं, एक्स की जगह पे रखेंगे, वाई की जगह पे रखेंगे, जेड की जगह पे रखेंगे, और लेमडा का मान हमारा आ जाएगा 2। देखिए यहाँ आया हुआ है 2। ठीक, और जब लेमडा का मान 2 आ गया तो लेमडा का मान, ठीक है ना, लेमडा का मान हमारा आ गया 2। अब लेमडा का मान क्या करेंगे, जो बिंदु का निर्देशांक आया था 3 माइनस लेमडा, ठीक, लेमडा माइनस 4 6 लेमडा माइनस 5 से था बिंदु का निर्देशांक, उसमें रख देंगे, तो अभी इस बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। ठीक है, एक दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये था 13वां, उसी 20 प्रश्नावली का 13वां है। कह रहा है बिंदु इतना से लिखा हुआ है, बिंदु -1 3 2 से होकर के जाने वाले, यदि आप बिंदु इतना से होकर के जाने वाले तथा समतलों इतना और इतना प्रत्येक परलंब समतल का समीकरण ज्ञात करिए। मतलब इस बिंदु से होकर के जा रहा है समतल, और इस पर भी लंब है और इस पर भी, दोनों पर लंब है, तो उसका हमको समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए यदि किसी समतल का दिक् अनुपात, यदि किसी समतल के अभिलंब का दिक् अनुपात a, b, c है, तो किसी बिंदु x1 y1 z1 कौन y1 z1 से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर होता है 0। किसी एक बिंदु x1 y1 z1 से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण ये होता है। ABC क्या है, दिक् अनुपात है। ठीक, अब देखिए ये समतल कहाँ से होकर जा रहा है, -1 3 2। ठीक, तो बिंदु -1 3 2 से होकर के जाने वाले समतल का समीकरण a x माइनस x1 b y माइनस y1 और c z माइनस z1, उसी फार्मूले से लगाएंगे तो हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया। इसी समतल का समीकरण ज्ञात करना है कि जो इस बिंदु से होकर के जा रहा है, ये समीकरण नंबर 1 के रूप में लिख लिए। हमारा अब मुख्य उद्देश्य क्या है कि ए बी और सी, ये क्या है, दिक् अनुपात, इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ए, और यह कंडीशन क्या है, जो इस बिंदु से होकर के जो समतल जा रहा था, ये जो दोनों समतल दिए हुए हैं,
दिए हुए समतल का समीकरण क्या है, x + 2y + 3z = 5 है। दूसरा है 3x + 3y + z = 0 है। कह रहा है यह जो समतल एक है ये 2 और 3 के क्या है, लंबवत है। ठीक, तो हम जानते हैं कि दो समतलों के लंब होने का प्रतिबंध क्या है। दो समतल लंब क्या होते हैं, जब उनकी अभिलंब आपस में परस्पर लंब होते हैं और यदि पहले समतल के लंबवत अभिलंब का अधिक अनुपात a1 b1 c1 है, दूसरा का है a2 b2 c2 है, तो यह दोनों परस्पर आपस में लंब कब होंगे, जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी फार्मूले का प्रयोग यहाँ किया जाएगा। ठीक, अब देखिए अब समतल एक और दो आपस में क्या है, परस्पर लंब है, तो हो जाएगा इसको हम यदि मान ले a1 b1 c1 मान ले और x का गुणा a2 b2 c2। ठीक, तो एक और दो परस्पर लंब कब होंगे, देखिए a1 का जब हो गया a a2 जब x का गुणांक एक a गुणे एक हो गया, प्लस b1 का जब हो जाएगा b और b2 जब क्या हो जाएगा y का गुणांक 2, प्लस c1 का जब हो जाएगा c, z का गुणांक क्या है 3। ये परस्पर लंब है, इसलिए a.1 मैंने a गुणे एक प्लस b गुणे दो प्लस c गुणे 3 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 4 मान लिया। और पुनः जो समतल एक है या 3 मतलब जो दूसरा दिया हुआ समतल उस पर भी लंब है, तो वही फार्मूला यहाँ भी अप्लाई करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। वहां से समीकरण नंबर ये आ गया, देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, दो समीकरण हमको मिल गए। इन समीकरणों की सहायता से हमको ए बी और सी का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण 4 और 5 का वज्र गुणनखंड द्वारा हल करेंगे। अब हल कैसे करते हैं वज्र गुणनखंड, देखिए यहाँ लिखा हुआ ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो ए लिख लेंगे। देखिए ए बटा कर लेते हैं, सारणी का चिन्ह बना लेते हैं, और कितने चर हैं, बी और सी, दो और है, तो बी और सी के गुणांकों को देखिए ए ले लिए, ठीक है ना। अब जब ए ले लिए, अब क्या करेंगे, देखिए हम ए वाला ले लिया गया है। अब जब ए अपान ए सारणी बना दिया गया है, अब बी और सी के गुणांकों को लिख लेते हैं। बी और सी का गुणांक क्या है, 2 3 3 1, तो यहाँ देखिए ए बटा 2 3 3 1 बराबर बी लिख लेते हैं, बी बटा ए बी ले लेंगे, जब बी ले लेंगे तो बी वाला गुणांक छूट जाएगा। ठीक है, बी बटा हो गया। अब थोड़ा सा या तो माइनस बी करें या तो बी लिख करके सी के गुणांकों को पहले लिखते हैं। तो क्या सी के गुणांक क्या है, 3 है, या 3 है, या क्या है 1 है, तो 3 1, फिर ए के गुणांकों को 1 3 बराबर तीसरा अक्षर क्या निकलना है, सी निकलना है, तो बराबर हो गया सी बटा, ठीक, ये हो गया सी बटा। देखिए अब सी बटा निकालना है तो सी का छोड़ देंगे, यहाँ पे सी का छोड़ गया। अब ए और बी के गुणांकों को लिख लेते हैं साड़ी लगा कर, साड़ी हो गया। ए का गुणांक क्या है, ए और बी का गुणांक क्या है, 1 2 3 3 1 2 3 3। ए सारणी जानते हैं कैसे हल करते हैं, सारणी का मान निकल गया है, ये आ ए बटा 7 बी बाई 8 सी अपान -3, ये आ गया। इसको हमने मान लिया लेमडा, निकल गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -7, यदि ए बराबर कितना आया हुआ है, -7, देखिए -7, ठीक, ए बराबर -7 लेमडा, बी बराबर 8 लेमडा, सी बराबर -3 लेमडा। तो ए बी और सी का जो भी मान आ गया है, इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे ए का मान -7 लेमडा, बी का मान 8 लेमडा और सी का मान है -3 लेमडा। यह जब रख देंगे तो जो भी आएगा हल करने के बाद वही समतल का समीकरण हो जाएगा, जो दिए हुए बिंदु से होकर के जा रहा है तथा दो दिए हुए समतलों प्रत्येक पर क्या है, लंब है। ठीक, इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत चाहे वो कार्तीय रूप में रहा हो चाहे वेक्टर रूप में रहा हो, सभी टॉपिक को बता दिया गया है और जितने तरह से संभावित प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं उसको भी बताया गया है। किताब में जितने भी तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, प्रत्येक तरह का लगभग
प्रश्न बताया गया है और वीडियो के माध्यम से बताया गया है और उसे संबंधित पीडीएफ को भी अपलोड कर लिया गया है आपके ग्रुप पे। ठीक, अब पुनः आप सभी लोग जो लोग नहीं देखे हैं 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से संबंधित सभी वीडियो को देखें आज। ठीक, उससे संबंधित पीडीएफ को भी देखें। दिए हुए एनसीईआरटी की जो बुक है या आपके पास और कोई सहायक बुक है संबंधित, ठीक है, संबंधित प्रश्नों को चाहे वो एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं चाहे प्रश्नावली में दिए हुए हैं हल करें। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आए हुए हैं इस टॉपिक से संबंधित देखें किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं उनको हल करेंगे और नहीं आने पर आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप उसको पूछ सकते हैं। ठीक, आगे के टर्न पर हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग रैखिक प्रोग्रामिंग से के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।